कहीं न कहीं हमको मानना पड़ेगा कि अपना नरेशन और डिस्कशन जो है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ यू नरेट योर स्टोरी इन फ्रंट ऑफ असेसर्स, how you carry out discussion, and how much you contribute towards the common story or the group story. तो जो बच्चों को जो मेरी सलाह है कि उन लोगों को कम से कम पूरी पिक्चर ध्यान से देखिए। आपको जो 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, इसके अंदर में पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें और आपकी जो स्टोरी बने वो रेलेवेंट हो। तो लेकिन हम जब ये कोर्स करते हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम किसी में कोई एरर्स नहीं रखेंगे, कोई बायसेस नहीं रखेंगे। और वो हम लोग पढ़ के प्रॉपर्ली एक तरीके से हमारी एक अनरिटन ओथ है कि हम बच्चे को जैसा है वैसा ही देखेंगे। तो ड्रॉप लेना और खाली बैठ जाना और कुछ ना करना, आपके मार्क्स आपने जब एग्ज़ाम देगा नेक्स्ट ईयर और उसमें कम आ जाना तो फिर ना कहीं न कहीं आपने कहीं न कहीं बदमाशी करी है, कहीं न कहीं मेहनत नहीं करी है, वो झलकेगा। तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल। आज के हमारे गेस्ट हैं कैप्टन सतीश यादव सर. Sir has over 30 years of experience as an SSB assessor. Currently, he is a faculty at Force Academy Indore. Force Academy is bringing a 6-day SSB camp starting from 25th September. Do check it out. The link is in description along with the contact number. आप गूगल फॉर्म भर के पैसे पे करके अपने आप को इनरोल कर सकते हो. इट्स अ रियल टाइम SSB सिमुलेशन और तीनों असेसर्स कंडक्ट करेंगे इसको. एक्स SSB इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो रहेंगे आपके सतीश सर, एंड GT ऑफिसर जो रहेंगे विकास सर, एंड साइकोलॉजिस्ट मनोज सर who is earlier come on the channel as a guest also. So collectively they have over 70 years of experience. Do check it out. The best part of the camp is its cost. सिर्फ 4000 रुपीज़ का है एंड हॉस्टल फूड पिकअप सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. आपको पूरा फीडबैक भी दिया जाएगा और आपसे आपका SSB मॉक SSB भी लिया जाएगा. सो डू इनरोल योर सेल्फ. सीट्स आर वेरी लेस. जल्दी सीटें भरती है तो तुरंत अपनी सीटें भर दो. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जिनकी SSB आने वाली है, जो NDA TS एंटी टाइप स्पेशली. So do check it out. The link is in description. Also, their full SSB course is also starting from 10th September. Do check it out. The link is in description along with the number. Jai Hind. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी 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 स्पेशल गेस्ट, Captain Satish Yadav sir. Sir has been an interviewing officer. He has himself been trained from DIPR, and DIPR में he has also been chief instructor. 300 से ज़्यादा interviewing officer train कर चुके हैं sir. And currently he is a faculty at Force Academy in Indore. So do check that out. They are starting their SSB course from 10th September, and they are organizing a very good camp on 25th September. ठीक है, तो डू चेक दैट आउट एज वेल. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द नंबर. सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड ग्रेसिंग अस बाय योर प्रेजेंस. आपसे मिलके मैं आपके बारे में पढ़ रहा था जो लखन सर ने मेरे को भेजा. इतना अच्छा लग रहा था मेरे को कि आज आपसे बात करने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच. एंड सर, अपने बारे में अगर आप ऑडियंस को थोड़ा बता सकते हैं कि अपनी जर्नी के बारे में, सो इट विल बी ग्रेट सर. Thank you very much. Okay, first of all, thank you very much, Simrat, for bringing me on your fantastic show. And I've been watching your show off and on. So you are doing a very great job, and rather it is my honor to be on your show. The Thank you honor very is all much. mine, sir. Honor is all mine. Great. सर, आज थोड़ा बात करते हैं फॉर एस्पिरेंट्स कि हाउ they can work upon themselves, because you are not only very experienced interviewing officer, आप ट्रेनर भी हो, आप बच्चों को गाइड भी कर रहे हो. सो इन ऑफ एंड ऑन आप मीट कर रहे हो बच्चों से. तो Sure. सर, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग. कि स्क्रीनिंग में बच्चों को सबसे ज्यादा लगता है कि हाउ टू गो अबाउट इट इज कि OIR 1 का सही में फायदा होता है, एज दे से कि OIR 1 नीड्स ओनली वन असेसर टू से यस
और इज़ इट अ मिथ? और डिस्कशन में कैसे हैंडल करें? सो सर प्लीज़ शेड सम लाइट अपॉन दैट सर। एज़ यू नो कि ये जो स्टेज 1 है, स्क्रीनिंग इन, ये 1998 से लागू किया गया था, इसके पहले ये नहीं था। और ये रीज़न ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा बच्चे आने लग गए थे, सारे एसएसबी के अंदर में, तो वो थोड़ा छँटनी करने के लिए ये एक प्रोसेस शुरू किया था 1998 ऑनवर्ड बाय द डीआईपीआर। और इसके अंदर में एज़ यू आर अवेयर 2 प्रोसेस होते हैं, पीपीएनडीटी एंड डिस्कशन, मतलब पूरा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और साथ में ओआर टेस्ट। तो जनरली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा कि ओआर इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो आई वुड से कि इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं। ये नहीं कह सकते कि ओआर इम्पोर्टेंट नहीं है या सिर्फ पीपीएनडीटी इम्पोर्टेंट है। बट फिर भी अगर थोड़ा-सा, अगर मैं और क्लियरली बोलूँ, तो ओआर के थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर डीटी को दिया जाए, नरेशन और डिस्कशन टेस्ट को, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप 1, 2, 3, 4, 5 5 तरह के ओआर आपके ग्रेडिंग्स होती हैं। ओआर 1, 2, 3 का जनरली सिलेक्शन होना चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। पर लेकिन अगर ओआर 1 भी हो और आपने नरेशन और डिस्कशन के अंदर में अच्छा नहीं किया, तो आपका ओआर 1 बेकार हो जाएगा। ओके। तो दैट इज़ द रीज़न आई वाज़ टेलिंग यू कि कहीं न कहीं हमको मानना पड़ेगा कि अपना नरेशन और डिस्कशन जो है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ यू नरेट योर स्टोरी इन फ्रंट ऑफ असेसर्स, how you carry out discussion, and how much you contribute towards the common story or the group story। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं वहाँ पर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है नरेशन के टाइम पे, डिस्कशन के टाइम पे, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द आई मीन कॉमन स्टोरी, वो भी देखा जाता है। और आप किसी को डाउन नहीं कर रहे हो, किसी को पुल नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी जाती हैं, जो स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट। और ओएआर के अगर हम बोले, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ओएआर 4 भी बच्चा है और लेकिन उसने नरेशन और डिस्कशन में बहुत अच्छा किया, तो उसके भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। एंड सर एज़ एन असेसर जब आप वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड सामने आपके कैंडिडेट्स हैं, तो व्हाट ऑल डू यू नोटिस अबाउट द कैंडिडेट या स्टोरी में उसके क्या ढूँढते हैं आप कि आपको लगता है कि दिस इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट मतलब कैसे होता है वो प्रोसेस? स्टोरी में आई थिंक अभी आप, मेरे ख्याल से सारे लोगों को मालूम होगा कि जो भी पिक्चर आपकी दिखाई जाती है, थोड़ी इसके अंदर में स्लाइटली हेज़ी होती है। सर, तो सर। इसके अंदर में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हाउ यू परसीव द स्टोरी, और आपने स्टोरी को, पिक्चर को प्रॉपर्ली देखा है कि नहीं देखा। उसके अंदर में डेफ़िनेटली कुछ कैरेक्टर्स तो नज़र आते ही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो कई बार जो कुछ गलतियाँ जो कैंडिडेट्स कर देते हैं, बच्चे लोग कर देते हैं कि वो सिर्फ़ 1-2 कैंडिडेट को देख, आई मीन सॉरी, कैरेक्टर को देख, उसी पे फटाफट अपनी स्टोरी बना देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर में और भी कैरेक्टर हैं, बैकग्राउंड में भी और कुछ चीज़ें हैं। तो जो बच्चों को, जो मेरी सलाह है कि उन लोगों को कम से कम पूरी पिक्चर ध्यान से देखनी चाहिए। आपको जो 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, इसके अंदर में पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें, और आपकी जो स्टोरी बने वो रेलेवेंट हो। बिल्कुल उस हुँ, पिक्चर से रेलेवेंट हो। रेलेवेंट फैक्टर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और गलती जो हम देखने में आती है कि लोग अपनी प्री कंसीव्ड स्टोरी बना के चले जाते हैं। बहुत सारी पिक्चरें अवेलेबल हैं नेट के अंदर में, बुक के अंदर में, तो उन लोगों को पढ़-पढ़ के कई लोग तो उनको रट ही लेते हैं कम से कम। और रट के जाके फिर वो अपनी स्टोरी वही की वही किसी तरह से कनेक्ट करके, कहीं न कहीं से कनेक्शन दिखा के जो पिक्चर दिखाई गई है, और वो स्टोरी लिख देते हैं। तो उसके अंदर में फिर आपका कुछ मतलब जो स्पॉन्टेनियस चीज़ें, थॉट प्रोसेस है, वो निकल के नहीं आता। तो वो नहीं आता, तो ऑब्वियसली आपकी वो स्टोरी बहुत कमज़ोर मानी जाएगी और आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप उससे ज़रूर सीखें। जो नेट पे पिक्चर अवेलेबल है, जो बुक में अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस ज़रूर करें। लेकिन अपना ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को ना भूलें। और पिक्चर में जो दिख रहा है, उसके अंदर मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, वो सबको पूरा टोटली देखें और सबको समाहित करके अपनी स्टोरी बनाएँ। क्या ग्रेट पिक्चर सर। हो रहा था, अभी क्या हो रहा है,
और क्या उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। तो सभी को मालूम है कि इस तरह से हमें पिक्चर बनानी है और जनरली स्टोरी बनानी है और वो पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए। तो ये मेरी सलाह है कि उसको पिक्चर को प्रॉपरली देखें और फिर बनाएं स्टोरी। ग्रेट। सर जनरली सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप काबिल हो तो आप रेकमेंड हो ही जाओगे, ऐसे करके बोलते हैं। बट हुँ। जो टीएस एंट्री रहती है या एनसीसी एंट्री रहती है, जैसे जो नॉन रिटन एंट्री है, उसमें जनरली स्क्रीनिंग में बहुत बच्चे आते हैं एंड देन बहुत लोग मतलब दे गेट स्क्रीन्ड आउट हुँ, बिकॉज़ हुँ। देयर इज़ टू मेनी कैंडिडेट्स एंड जब एनडीए या सीडीएस का बैच होता है तो वो छोटा बैच होता है। तो हुँ, हुँ। इज़ देयर एनी लाइक स्केल में डिफरेंस होता है कि जब टीएस के बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए अलग है, एनडीए के लिए अलग है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं सिमरत ऐसा तो नहीं है। ये बात ज़रूर है कि एनडीए के मुकाबले टीएस एंट्री और 10+2 टेक्निकल नेवी एंट्री उसके अंदर में बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर में जो अपना जेईई का कट ऑफ लिया जाता है और पीसीएम के मार्क्स देखे जाते हैं। तो सर, बेसिकली कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और आपकी जेईई कट ऑफ इस बार का अगर आप जेईई कट ऑफ देखें तो टीएस एंट्री के लिए 2,50,000 रहा है और नेवी टेक के लिए 3,18,000 के रहा है। सर, तो इसके अंदर में जो भी बच्चे आएँगे और जिन्होंने भी अप्लाई किया और पीसीएम में उनके 70% या अबव आ गए, तो उनको कॉल मिल जाता है। और ओके, एनडीए में ऐसा नहीं होता। तो एनडीए में डेफ़िनेटली वो एग्ज़ाम दे के बच्चे आ रहे हैं और लिमिटेड बच्चे आते हैं। और यहाँ पर टीएस और इसके अंदर में बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आई हैव सीन कि एंट्री कम से कम इस एंट्री के अंदर में 200, 250, 300 तक बच्चे आ जाते हैं। उससे भी ज़्यादा ओके, आए हैं। तो उसमें ऑब्वियसली आपको कटनी और छँटनी तो करनी पड़ती है स्टेज 1 के अंदर में। और एक और चीज़ जो मानी जाएगी कि हमारे सारे जितने भी एसएसबी बोर्ड हैं, उसके अंदर में 4 आईओ, 4 जीटीओ और 4 साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हमारी भी एक शायद एक कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कोटा अनरिटन रूल तो नहीं, बट फिर भी 40-50 से ज़्यादा नहीं रख पाते फॉर वेरियस हुँ, रीज़न्स। तो मैक्सिमम 30, 40, 50 मैक्सिमम इतना ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं रख पाते। तो अगर 300 लोग आए और हमने 40 ही रखे तो ऑब्वियसली 260 तो वापस जाएँगे ही जाएँगे। तो ये बिल्कुल। होता है और इसलिए आपको लगता है कि टीएस एंट्री के अंदर में ज़्यादा छँटनी हो जाती है, बट अदरवाइज़ इट इज़ प्रोसेस इज़ सेम फॉर एवरी एंट्री एक्चुअली, प्रोसेस इज़ सेम। सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, एक कैंडिडेट है ये, अगर उसकी हुँ, पहली एसएसबी टीएस है और अगले हफ्ते उसकी एसएसबी एनडीए की है, सो हुँ, हुँ। शुड ही गो फॉर द एनडीए फर्स्ट? कोई उससे डिफरेंस होगा? इज़ देयर व्हाट डू यू थिंक सर अबाउट दिस? मेरे हिसाब से तो उसको दोनों एंट्री में जाना चाहिए। यहाँ पे लेकिन ओके, अगर एक ही हफ्ते का डिफरेंस है, तो उसके अंदर में मतलब वो अगर सपोज़ पहले वाले में सेलेक्ट हो गया, टीएस एंट्री में गया और सेलेक्ट हो गया, तो ही कैन रिक्वेस्ट ओवर देयर कि मेरा मेडिकल बाद में कर लिया जाए एंड ही शुड गो फॉर एनडीए एंट्री आल्सो। ओके, दोनों में ग्रेट। जाना चाहिए और एंड एंट्री सर एंडीए ऐसा तो नहीं डेफिनिटली बेटर। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि वो लेट्स से स्क्रीन आउट हो गया टीएस में हाँ, एंड अगले हफ्ते उसका एनडीए में है, सो उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा ना वो कि 1 हफ्ते में ही इतना गैप थोड़ी ना आएगा मतलब अब वो स्क्रीन एटीट्यूड आउट में। हो गया ऑब्वियसली बहुत ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने और वहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा इंटरव्यू के अंदर में सर मैं स्क्रीन आउट हो गया था। पता लग ही जाएगा एनडीए के लिए जब जाएगा तो। तो उस टाइम पे उसको मेबी तो काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस से या कन्विंसिंग एबिलिटी या लॉजिक लॉजिक देते हुए बोलना पड़ेगा कि सर मैं उस टाइम पे स्क्रीन आउट ऐसा हो गया क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम पे अच्छी नहीं थी या उस दिन मेरा प्रिपरेशन और जो मेरा परफ़ॉर्मेंस था मैं अच्छा नहीं कर पाया और मेरा फ़ोकस तो था लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली दैट डे आई डिड नॉट परफ़ॉर्म वेल और अब मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मैंने तैयारी तो पहले भी करी थी, लेकिन उस टाइम पे परफ़ॉर्मेंस क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था, तो मैं शायद थोड़ा-सा नर्वस हो गया था, तो आई कुड नॉट परफ़ॉर्म एंड आई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं। उस ओके, तरह से आपको ग्रेट। करना पड़ेगा। एंड सर अब इंटरव्यू वाले पार्ट पे आते हैं बिकॉज़ यू योरसेल्फ हैव बीन अ इंटरव्यू ऑफिसर। तो सर जब कैंडिडेट अंदर आता है रूम में तो हुँ। उसकी एटीट्यूड से उसकी बेयरिंग से व्हाट ऑल डज़ अ इंटरव्यू ऑफिसर हैज़, या वो पहले से सोचते हैं कि आई वोंट हैव एनी प्रेजुडिस अबाउट द कैंडिडेट? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिमरत।
हम लोग जब कोर्स करते हैं ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, या जो मैंने भी कोर्स कराए हैं, सर, तो एक चीज़ हमने ज़रूर उसके अंदर में पढ़ी होती है कि हमारे में एरर्स एंड बायसेस ना हो। सर, हर एक पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ एरर्स एंड बायसेस होते हैं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग एक तरीके से वही होती है। जब से आप पैदा हुए होते हैं और जैसे बड़े होते हैं, जैसे आपका पर्सनैलिटी बनी होती है। तो लेकिन हम जब ये कोर्स करते हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम किसी में कोई एरर्स नहीं रखेंगे, कोई बायसेस नहीं रखेंगे। और वो हम लोग पढ़ के प्रॉपरली एक तरीके से हमारी एक अनरिटन ओथ है कि हम बच्चे को जैसा है वैसा ही देखेंगे। बेसिकली व्हाट ही हैज़ बिकम टुडे, उसके पीछे क्या हुआ है वो इनपुट हम देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही वो बच्चा रूम के अंदर में आता है तो ऑब्वियसली उसका हमको बॉडी लैंग्वेज भी देखना होता है। बॉडी लैंग्वेज इज़ आल्सो अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो अंदर आया, हाउ कॉन्फिडेंट ही वाज़ अंदर आने में, या उसके आने के पहले जब उसने नॉक किया, नॉक करके उसने मिया आई कम इन पूछा, तो उसकी आवाज़ में थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था, या वो थोड़ा-सा घबरा रहा था, उसकी आवाज़ काँप रही थी, वो भी नज़र आ जाती है, सुनने में आ जाती है। एंड वो फिर कैसे चल के आ रहा है, उसकी चाल कैसी है, और चेयर के पास में आके कैसे वो खड़ा हो रहा है या कैसे विश कर रहा है आपको, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उससे एक धीरे-धीरे उसके बारे में एक आपका बनना शुरू हो जाती है, एक प्रोफ़ाइल बननी शुरू हो जाती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिमाग में। बट वो एक बिगिनिंग होता है, ये नहीं कह सकते हैं कि जो बन गई तो वो वैसे ही रहेगी। हो सकता है शुरू में नर्वस हो कैंडिडेट, लेकिन जब वो चेयर पे बैठा, धीरे-धीरे उसने बोलना शुरू किया, जब उसने आंसर देना शुरू किया, तो उसके कॉन्फिडेंस एकदम से डेवलप हो जाता है और वो अच्छा कर पाता है। तो लेकिन हाँ, हमारे लिए एक प्रोफ़ाइल बननी ज़रूर शुरू हो जाती है बाय हिज़ बॉडी लैंग्वेज, द वे ही हैज़ स्पोकन, द वे ही हैज़ कम इनसाइड, द वे ही हैज़ एक्चुअली सैट डाउन ऑन द चेयर आल्सो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके। एंड सर एक चीज़ और जो मुझे अपनी एसएसबी से याद है, हुँ, हुँ। उसको तब हम रैपिड फायर बोलते थे, बट आई देन गॉट टू नो इट इज़ नॉट एट ऑल रैपिड फायर, इट इज़ लाइक आई थिंक इट्स कॉल्ड सीआईक्यू इफ आई एम यस, 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 है ना यस। सर? तो हाँ। उसमें सर एनी ट्रिक्स कि हाउ कैन वी मेमोराइज़ ऑल दोज़ क्वेश्चंस? बिकॉज़ आई रिमेंबर आई फॉरगॉट माय क्वेश्चन इन बिटवीन, देन हाँ, ये पानी पड़ा होता था, है मैंने ये। पानी पिया एंड देन आई स्टार्टेड आंसरिंग, मुझे याद आ यस, गया। यस। बिल्कुल तो आप सही कह रहे हो, ये अच्छे-अच्छे कैंडिडेट के साथ में भी होता है ये। हुँ, जो ये रैपिड फायर नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ नोन एज़ सीआईक्यू, जिसे हमको बोलते हैं कि कंपल्सरी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनेयर। तो ऐसे 3-4 5 मतलब सीआईक्यू होते हैं। 2 सीआईक्यू जनरली उन लोगों के लिए होते हैं जो सर्विस एंट्री होती है या कोई जॉब कर रहे होते हैं। तो एक जॉब के बारे में, उनके बारे में एक अलग सेपरेट सीआईक्यू होता है, और एक उनका वो कैसे अपने आप को एन्जॉय करते हैं या कैसे उनकी सोशल मतलब प्रेज़ेंट सोशल सिनेरियो है। तो वो 2 अगर वो उसके लिए है जो सर्विस एंट्री है, जो जॉब कर रहा है। अदरवाइज़ 3 सीआईक्यूज़ होते हैं, जो एक तो अपना उसके एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए होगा, दूसरा उसकी फैमिली बैकग्राउंड के लिए होगा, और तीसरा उसकी स्पेयर टाइम इंटरेस्ट, हॉबीज़ के बारे में रहेगा। तो ये अच्छा, 2 3 कॉमन होते हैं जो एक फ्रेशर के लिए होते हैं। और इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि ये रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग है। बेसिकली अगर आप उसको लिंक जोड़ें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली आपके जैसे पूछते हैं कि आपकी आई मीन हाउ वाज योर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स और क्लास 10th ऑनवर्ड्स। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि 8th ऑनवर्ड बेसिकली हम जो टीएस एंट्री है या एनडीए एंट्री है, 10+2 एंट्री के लिए 8th ऑनवर्ड से पूछते हैं, और जो बाकी दूसरी एंट्रीज होती हैं उनके लिए फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड से पूछते हैं। तो पहली चीज ओके, वो हो जाती है कि फ्रॉम सो एंड सो क्लास ऑनवर्ड्स आपको उसमें कितने मार्क्स और परसेंटेज मिले, और उस मार्क्स और परसेंटेज को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, हाउ मच एफर्ट्स यू हैव पुट इन। तो ये पहला हो जाता है, एक तो आपका सब्जेक्ट्स, और आपका फिर उसके बाद में आ जाता है कि डेफिनेटली आपके जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, तो उसके अंदर में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी। तो कौन सी एक्टिविटीज प्रेजेंट थी और किसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और कोई अचीवमेंट है। तो दूसरा ये स्कूल से ही रिलेटेड हो जाता है। तीसरा आ जाता है, डेफिनेटली आप स्कूल के अंदर में आपके दोस्त होंगे, तो हु हैज़ बीन योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सर्कल क्या था
फ्रेंड का सर्कल और बेस्ट फ्रेंड कौन था और क्यों? ऑब्वियसली उसी के साथ में फिर टीचर्स आ जाते हैं। आपका फेवरेट टीचर कौन था और नॉट सो फेवरेट टीचर कौन था? और 12th के बाद में हम सारे बच्चे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने कौन-कौन से दिए? व्हिच ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यू हैव गिवन एंड व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ दोज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ योर एजुकेशन फाइनेंस्ड टिल नाउ? या तो आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंस कर रहे हैं या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है या किस तरह से आपकी फाइनेंसिंग हो रही है। तो आप देखें तो ये एक थोड़ी-सी एक लिंक बनी हुई है और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा एक बार पढ़ लें, किताबों में दिया हुआ है, नेट में दिया हुआ है, बहुत सारी एसएसबी इंटरव्यू की किताबें अवेलेबल हैं। तो जस्ट स्कूल और ये इसके बारे में आप सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा-सा उसमें आपको मेहनत करेंगे तो ये लिंक आपका बन जाएगा और आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा, आप कोई मिस नहीं करेंगे। बट फिर भी करने के बाद में कई बार थोड़े से नर्वस हो जाते हैं तो आई हैव सीन कि बहुत ही कम कैंडिडेट पूरे के पूरे आंसर कर पाते हैं। मैंने देखा है कई बार कि वो 70-80% तक ही आंसर कर पाते हैं, बाकी वो भूल जाते हैं। तो ये होता है। बट ओके, फिर भी कोशिश ग्रेट। करेंगे तो ये आप कवर कर सकते हैं। जी, मतलब बेसिकली सम काइंड ऑफ अ लिंकिंग माइंड मैप टाइप बनाओ कि हाँ, यस माइंड मैप आप एजुकेशन बना से। लें। माइंड हाँ, मैप बना लें कि ठीक है मेरे पहले सब्जेक्ट में मार्क्स और वो कितनी मेहनत से आए, फिर उसके बाद में मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड के बाद में टीचर्स के बाद में मेरी एजुकेशन कैसे फाइनेंस हुई। तो ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, वो एक लिंक बना लें अपने माइंड के अंदर, माइंड मैप तैयार कर लें और चले जाएँ। और अदरवाइज़ ये सब पॉइंट वाइज़ में काफ़ी किताबों में भी दिया हुआ है। एसएसबी इंटरव्यूज़ की किताबें अवेलेबल हैं, उसके अंदर में पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो एक बार जब आप पढ़ लेंगे और माइंड में मैप बना लेंगे, तो आपके लिए ईज़ी होगा। ग्रेट। सर जैसे काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है पीआईक्यू फॉर्म में हुँ, कि मार्क्स बहुत ऊपर-नीचे हैं। जैसे हुँ, 10th में बहुत अच्छा कर लिया, 12th में एकदम नीचे आ गए या हुँ, 10th में नीचे तो 12th में ऊपर हैं, कॉलेज में नीचे आ गए। एक हुँ, ड्रॉप मतलब एक हुँ। somewhere they have been ignorant about their studies. So how can we tackle those kind of situations in our interview? वेरी करेक्ट सिमरत ये होता है जनरली टिल 10th के अंदर में मैंने देखा है कई लोगों के बच्चे के 95% 96% आए हुए हैं और फिर 11th तो जनरली सभी लोगों के कम होते हैं और फिर 12th के अंदर में भी बहुत लोगों के कम हो जाते हैं तो 75 या 78 पे अटक गया तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉपर आंसर तो बनाना पड़ेगा कि क्या रीजन हुआ कि मैं क्या कर रहा था हो सकता है कि ये चीज मानना पड़ेगा कि टिल 10th आपके जो परसेंटेज आ जाते हैं जब तक का सिलेबस काफ़ी कम होता है। 11th में आते ही सिलेबस बढ़ जाता है और 12th में भी सिलेबस बढ़ जाता है। जिसने 11th अगर प्रॉपरली करी है, जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, फाउंडेशन जिसका स्ट्रॉन्ग है, तो उसका 12th में मार्क्स ठीक आते हैं। जनरली ये भी होता है। तो उनको अपना 11th अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से 12th का भी फिर मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे। बट लेकिन अगर नहीं हुए, तब क्या करें? कैसे आंसर करें? तो ऑब्वियसली आंसर आपको ये करना पड़ेगा कि सर 12th के अंदर में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेना शुरू कर दिया था। हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी मैं भाग लेता आया था। तो उसमें मेरा कहीं ध्यान थोड़ा-सा भटका और दूसरी चीज़ एक आ जाती है कि सर मैं बोर्ड के साथ-साथ में जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहा था जी, और कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहा था। आई वांटेड टू तो मेरा वहाँ पे भी मुझे अपना मेहनत देनी पड़ रही थी, तो इसलिए मेरे बोर्ड में मार्क्स कम आ गए। तो ये कहीं ऐसा यूज़ करके आप एक प्रॉपर आंसर करें जो लॉजिकल भी लगेगा और कन्विंसिंग भी लगेगा और इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। okay. And sir, if some candidate he takes a drop after 12th, हुँ। तो does it go against him कि इंटरव्यू ऑफिसर क्या सोचता है तब कि ही इज वेस्टिंग ए ईयर मतलब क्या उसमें कैसे टैकल करना चाहिए उसको जस्टिफाई कैसे करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सिमरत। ड्रॉप उसने लिया तो ऑब्वियसली कोई उद्देश्य से उसने ड्रॉप लिया है, कोई मकसद तो उसका होगा कि सर मैंने ड्रॉप लिया है, आई वांटेड टू डू प्रिपेयर वंस अगेन फॉर माय जेईई एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे जब उसने 12th दे रहा था तब उसने जेईई में कितने मार्क्स लाए और ड्रॉप के बाद में कितने मार्क्स लाए, अगर देयर इज ए इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर कन्विंस हो जाएगा कि नहीं यार इसने ड्रॉप लिया था, तो इसने मेहनत भी करी और मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लेके आया है।
तो ड्रॉप लेना और खाली बैठ जाना और कुछ ना करना, आपके मार्क्स आपने जब एग्ज़ाम देगा नेक्स्ट ईयर और उसमें कम आ जाना, तो फिर ना कहीं न कहीं आपने कहीं न कहीं बदमाशी करी है, कहीं न कहीं मेहनत नहीं करी है, वो झलकेगा, बिल्कुल झलकेगा। और अगर आपने बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट करी है, तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग हो जाएगा कि हाँ, तुमने ड्रॉप का फ़ायदा उठाया, वाक़ई मेहनत करी है। तो ग्रेट। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सर एक कॉलम होता है एनसीसी का भी, कि हाँ, एनसीसी में आपने अगर सर्विस की है, वॉलंटियर किया है, तो उससे भी कोई बेनिफिट मिलता है कैंडिडेट को? एनसीसी में बेनिफिट तो मिलता है, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को थोड़ा-सा और क्वेश्चन आपके ऊपर में करे जाएँगे। मतलब यू आर ओके, एक्सपोज्ड टू मोर क्वेश्चनिंग फ्रॉम द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ओके, ऑब्वियसली वेरी, वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई वुडन्ट से कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बट लेकिन एनसीसी क्या है? एनसीसी का मोट्टो क्या है? एनसीसी कब फाउंड हुई थी? एनसीसी का फ्लैग क्या है? उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो ये बेसिक क्वेश्चन, किसने हू वाज़ द फाउंडर ऑफ द एनसीसी और उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और एनसीसी के अंदर में जनरली आपको आप डेफिनिटली आर्मी से एक्सपोज़ तो हो ही जाते हो। जब सर, एक्सपोज़ हो जाते हो तो डेफिनिटली यू शुड बी नोइंग अ लिटिल बेटर देन द टोटल फ्रेशर। सर, मतलब फ़ौज के बारे में या आर्मी के बारे में या नेवी एयरफ़ोर्स के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी-सी बेटर होनी चाहिए, जो अगर आपको क्वेश्चन करे गए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि यू आर एक्सपोज़िंग योरसेल्फ फॉर मोर क्वेश्चनिंग फ्रॉम द इंटरव्यूइंग साइड व्हेन यू एक्चुअली से कि मैं एनसीसी कर रहा हूँ। और एक फ़ायदा ये होता है, आपको भी पता होगा सिमरत, कि एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट जिसको मिल सर, जाता है, उसके लिए डायरेक्ट एंट्री का द्वार खुल जाता है, तो वो डायरेक्टली एसएसबी में जा सकता है। तो एनसीसी का सर, एक फ़ायदा वो होता है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी डिफेंस की नॉलेज आपकी बढ़ जाती है, तो सर, वो आपको बताना आना भी चाहिए। ग्रेट। एंड सर जो काफ़ी आपकी जनरेशन में तो ऐसा होता था कि हमारे पेरेंट जो हैं दे यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स गेम्स, और बट आजकल किड्स आर मोर इनटू, खासकर जब 11th-12th में आते हैं, सो दे हैव टू प्रिपेयर बोर्ड्स, फिर जेईई, एनडीए, कॉम्पिटिटिव्स, या तो एक स्पोर्ट्स वाला एस्पेक्ट कहीं न कहीं रह जाता है। सो अगर किसी के पीएक्यू फॉर्म में नहीं है कि मैं कोई गेम नहीं खेलता हूँ, सो हुँ, हाउ कैन वी लाइक टॉक अबाउट इट इन इंटरव्यू? ये भी एक बहुत ही मतलब सवाल है आपका। डेफ़िनेटली आजकल के मैंने पीआई को खुद देखे हैं कि बैक वाला पेज स्पोर्ट्स कॉलम, उसके अंदर में मुश्किल से एक स्पोर्ट्स कहीं सोच समझ के उसने लिखा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेला होता। तो ये सच है, आजकल स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा पहले जैसे अवेलेबल होते थे, तो वो भी रीज़न है। दूसरा, मोबाइल इज़ अ मेन कल्प्रिट एक्चुअली, मोबाइल जो हम यस, लोग को आ गया। और मोबाइल में। तीसरा डेफ़िनेटली आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हो गए हैं, उसके लिए भी प्रेशर बना होता है, तो इतना बच्चा खेल नहीं पाता। फिर भी लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने 10th तक भी या 11th तक भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स अगर खेला हो, थोड़ा बहुत भी खेला हो, तो उसको आप उसके अंदर में पीआईक्यू में लिखें। हो सकता है कि आपने स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या कोई आपके अचीवमेंट नहीं रहे हैं, कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं रहा है, तो भी आप वहाँ पर अपने पहले कॉलम में वो स्पोर्ट्स को ज़रूर लिखें। बट एट द सेम टाइम वो स्पोर्ट्स के बेसिक फंडामेंटल्स आप ज़रूर मालूम कर लें, ताकि अगर सपोज़ आपने क्रिकेट लिख लिया और क्रिकेट का बेसिक क्वेश्चन है, उसने पूछ लिया कि ये विकेट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो यू शुड बी एबल टू से 22 यार्ड्स। सर, भाई यस, वो बाउंड्री का कितना डिस्टेंस होता है, तो यू शुड बी एबल टू से कि 60 यार्ड्स टू 90 यार्ड्स। कहीं न कहीं इतना बेसिक तो मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल। स्पोर्ट्स लिखें, उसके अंदर में जो भी आपने खेला हो, कम भी खेला हो, भले गली भी क्यों ना खेला हो, गली क्रिकेट क्यों ना खेला हो, गली फुटबॉल क्यों ना खेला हो, बट लिखें उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, दैट यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, ग्रेट। एंड सर जब कैंडिडेट के फॉर्म में सबसे नीचे सेकंड पेज पे लिखा होता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में, कि हाँ, रिपीटर है, फ्रेशर है, तो एक बहुत सिली क्वेश्चन है सर, बट आई हैव टू आस्क बिकॉज़ मुझे पूछना ही है कि अगर इफ समवन डज़न्ट टेल और इन्फॉर्म द बोर्ड, सो कोई हाँ। ड्यू डिलिजेंस होता है इसका कि नहीं, ही हैज़ लाइड और एनीथिंग ये लाइक दैट? आपने बहुत इम्पोर्टेंट पहले अगर किसी ने नहीं लिखा,
तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में इमीडिएटली हम चेक कर लेंगे कि इसने पहले अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। ये एक्चुअली जब मैं डीआईपीआर में हुआ करता था 2007 और 2013 तक मैं रहा वहाँ पर। तो ये एक क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था कि हम सारे बोर्ड्स को इंटरलिंक कर दें विद द हेडक्वार्टर्स और जहाँ पर मतलब उसका प्रीवियस अटेम्प्ट भी अगर निकालना हो तो इमीडिएटली हमारे को कंप्यूटर में मिल जाए। बट मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये हो नहीं पाया है, तो एकदम से निकल के नहीं आ पाता कि इसने पहले किया है कि नहीं किया। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये छुपाना और गलती से कहीं कहीं न कहीं निकल गया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा वो। जैसे ही एक निकल के आया कि इसने छुपाया था कहीं न इंटरव्यू के अंदर में या कहीं न कहीं ये हो जाता है, स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है जब आप सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आँखों से आँखें डाल के जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ऑफिसर देखता है, तो आई एम टेलिंग यू साइकोलॉजिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल लाई। वेरी डिफिकल्ट यू कैन नॉट टेल लाई कहीं न कहीं गलती मतलब आपकी जो छुपाई चीज़ें हैं वो निकल जाएगी और फिर वो आपके हित में नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से उसको आपको लिख देना चाहिए कि सर मैंने अटेम्प्ट किए थे, स्क्रीन आउट हुआ या कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली ये देखा जाएगा कि उसके बाद में तुमने इंट्रोस्पेक्शन करके कितना इम्प्रूवमेंट किया अपने अंदर में और इम्प्रूवमेंट अगर नज़र आता है, तो वो तुम्हारे फ़ेवर में जाएगा। तो कैंडिडेट बिल्कुल। शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू एक्चुअली टेल lie here, not to show यस सर। that. It should be shown. क्योंकि सर एक तो कि आप जिस प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी Yes, एंड yes, इंटीग्रिटी वो yes, डिमांड कर yes, रहे हैं आपसे। yes. प्लस Integrity is फ़ौज very किसी को important. छोड़ेगी नहीं, ट्रेनिंग से ही वापस भेज देगी अगर तुम पकड़े गए तब भी। बिल्कुल, सो बिल्कुल ऐसे केसेस हुए हैं कि एनडीए से भी कई लोगों को किसी कारण से बाद में निकालना पड़ा है। वो 3rd यस टर्म सर, लेवल में बिल्कुल। पहुँच गए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं। तो कोई सर, फ़ायदा नहीं है ये सब करने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल ऑनेस्ट जाएँ और ऑनेस्टली, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली अपना काम करें। आपको डेफिनिटली फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल, आपको ज़बरदस्ती तुमने पहले 3-4 करे हैं तो आपको हम नेगेटिवली देखेंगे, ऐसा नहीं है। सिमरत आपको पता होगा आजकल कैंडिडेट्स 10-10 अटेम्प्ट के बाद में भी सेलेक्ट हो रहे हैं और बिल्कुल, कई बिल्कुल, कैंडिडेट अभी बिल्कुल। रिसेंटली एक का मैंने अभी देखा था 20th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है, 20th सर, यस अटेम्प्ट वेरी रिसेंट अभी कुछ पहले की बात है। सर, यस सर। तो ये नहीं करना चाहिए कि हम नहीं, हम नहीं गए थे सर हम फ्रेशर हैं करके, डोंट डू दैट क्योंकि पता लग जाता है। वी गाइस आर ट्रेन्ड वेरी वेल इन डीआईपीआर हम लोगों को सबको पता लग जाता है, चाहे आईओ हो, चाहे जीटीओ हो या साइकोलॉजिस्ट। तीनों में से किसी को एक को भी पता लग गया तो आपका हित गया फिर, ये समझ लीजिए। तो इसलिए नहीं ग्रेट। छुपाएँ। अभी सर रिसेंटली आई मेट अ गाय, ही गॉट रिकमेंडेड इन 24th अटेम्प्ट फॉर टेरिटोरियल आर्मी। वॉव! तो मैं आई वाज़ आस्किंग हिम कि फॉर्म में जगह कैसे बची नीचे? तो ही सेड एक्स्ट्रा शीट माँगी थी उसने। यस, यस, ये वो जनरली एक्स्ट्रा शीट माँग के लोग भरते हैं। सर, देखा है मैंने भी एक्स्ट्रा शीट मैंने भी देखी है। कई लोग ऐसे भरते हैं करके, यस। एक सर लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जो ब्लैंक स्टोरी है हाँ, साइक 20 वाली, हाँ। वो ब्लैंक स्टोरी भी होती है इंटरव्यू ऑफिसर के पास। सो ये मिथ है या ये सच है? नहीं, इंटरव्यू ऑफिसर के पास तो नहीं होती। हमारे पास ओके, में कोई स्टोरी नहीं होती, वो रहेगी तो साइकोलॉजिस्ट के पास में से रहेगी। जितना भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास में रहेंगे। इंटरव्यू ऑफिसर के पास में सिर्फ़ आपका पीआईक्यू रहेगा, ओनली ओके, पीआईक्यू। ओके। पीआईक्यू 2 लोगों के पास में होता है, इंटरव्यू ऑफिसर के पास में और साइकोलॉजिस्ट के पास एंड सर में। जीटीओ? जीटीओ के पास में पीआईक्यू नहीं रहता है। ओके, पीआईक्यू इज़ नॉट ग्रेट, गिवन टू जीटीओ। ओके, पीआईक्यू इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। गिवन टू जीटीओ। ये सिर्फ़ 2 लोगों के पास में रहता है। हमको तो उसी से इंटरव्यू करना होता है एज़ ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट को भी कई बार वो पीआईक्यू चेक करना पड़ता है। अगर उसके आंसर में कुछ ऐसी चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं जिसमें उसको क्लियर नहीं हो रहा है साइकोलॉजिस्ट को, तो वो कई बार वो पीआईक्यू को उसका सहारा लेता है, उससे चेक करता है और कई बार एक सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी भी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कैंडिडेट को साइकोलॉजिस्ट बुला के इंटरव्यू लेता है। अच्छा, हाँ, ये इसको एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, जो बहुत ही रेयर काइंड ऑफ अ थिंग है लेकिन होता है कभी-कभी कैंडिडेट को मैंने खुद ने देखा है कि उसने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए हुए हैं, वो टेस्ट के अंदर में जो आंसर दिए हुए हैं और कहीं न कहीं उसके अंदर में काफ़ी विरोधाभास नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छी तरह से निकल के नहीं आ रही है। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब कन्फ्यूज़ सा हो रहा है। तो वो फिर एक तो उसको पीआईक्यू को चेक करता है, वो पीआईक्यू अपने पास में रखता है, उस कैंडिडेट को अलग से बुला के अलग रूम में बैठ के एक मिनी इंटरव्यू करता है। ओके,
इंटरेस्टिंग। शायद आई डोंट नो वेदर आपको मालूम है कि नहीं, बट मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन आई मेट दिस गाय, ही हैड गिवन 18 अटेम्प्ट्स एंड ऑन अच्छा, हिज लास्ट अटेम्प्ट हिज साइकोलॉजिस्ट आल्सो कॉल्ड हिम फॉर समवॉट ऑफ अ सिमिलर थिंग, आस्किंग हाँ, हिम हाँ। फ्यू क्वेश्चंस। तो उसका मैंने सुना है, लेकिन रिकमेंडेड कैंडिडेट का नहीं सुना कभी, तो नहीं, इसलिए। वो रिकमेंडेड हो भी सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने जब उसको बुलाया तो कहीं कन्फ्यूजन था साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में, और उसको सर, बुला के जब इंटरव्यू लिया तो अगर वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए तो ऑब्वियसली वो शायद रिकमेंड कर देगा, क्योंकि वो उसी के बॉर्डर पे बैठा हुआ था साइकोलॉजिस्ट। ओके, और बाकी दोनों भी रिकमेंड किया है तो वो रिकमेंड हो जाएगा, लेकिन अगर बाकी दोनों रिकमेंड नहीं किया हुआ है तो साइकोलॉजिस्ट के रिकमेंड करने के बाद में भी वो रिकमेंड शायद ना हो पाए, टिल द टाइम वो अपना जो एक थ्रेशोल्ड है 240 का उसके पार आता है कि नहीं आता है ड्यूरिंग ओके, कॉन्फ्रेंस। ग्रेट। सर, आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए बच्चों के, एस्पिरेंट्स के, तो व्हिच वाज़ द मोस्ट मेमोरेबल वन जिसमें आपको कुछ मतलब आई ओपनर था या फनी था या कुछ भी, एक कोई मेमोरेबल अगर आपका हाँ, मैं इंसिडेंट है? नहीं, डेफ़िनेटली ये मेरे पास में एक्चुअली काफ़ी सारे हैं, बट मैं एक आध को चुनता हूँ। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ मैं, जो बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही इम्प्रेसिव इंटरव्यू जो हमारे हमारे साथ में हुआ, वो डीआईपीआर में हुआ था। जब मैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में अब हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स इन सब की ट्रेनिंग करवा रहा था। तो वहाँ पर मैं जब डीआईपीआर में था तो उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं वेरियस कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेरियस स्कूल्स ऑफ दिल्ली और पंजाब और देहरादून में सब इन बच्चों वहाँ से बच्चे बुलवाता था फॉर मॉक इंटरव्यूज। तो तरह-तरह के बच्चे आते थे मेरे पास में, सारे इंक्लूडिंग स्टीफेंस और हिंदू और मिरांडा, ये सब कॉलेजेस से बच्चे मेरे पास में आते थे मॉक इंटरव्यू के लिए। और वो मॉक इंटरव्यू मैं इन लोगों को दिया करता था जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक एसएनएसएस राय करके एक स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल राय इन स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत, रहे। सर, है ना? यस आपने सर। सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ के बच्चे भी मैं बुलाता था, उसमें भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं अपने डिफेंस के अंदर में। तो एक स्पेशली मेरे को लड़की का वाकया याद आ रहा है। एक लड़की थी उसके अंदर में 12th क्लास की, एंड वो जब इंटरव्यू के लिए हमारे रूम के अंदर में आई तो हमारे सारे जितने इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी सब वॉच कर रहे थे, मतलब वो भी सब देख रहे थे, तो ऐसे उनको भी अपना वॉच करना है और उसको अपने मार्क्स देने हैं। अब जब वो लड़की अंदर आई तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुई थी, साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। कोई मतलब उसमें वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि मॉडर्न काइंड ऑफ अ लड़की है, एक गाँव की लड़की थी बेसिकली। वो बहुत धीरे-धीरे चल के आई और आके जब उसको बैठा, उसका इंटरव्यू शुरू हुआ, तो एक 18 साल की लड़की थी। इतनी ज़्यादा मैच्योर निकली जब कंप्लीशन हुआ इंटरव्यू का, तो इतने अच्छे आंसर किए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, उसकी इंग्लिश वर्केबल, साधारण इंग्लिश, लेकिन उसके जो मैच्योरिटी जो उसने आंसर किया, जिस मैच्योरिटी से आंसर किया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसने इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया विद अ काम, कूल एंड कंपोज्ड मैनर। जब उसका पूरा इंटरव्यू जो जनरली हम लोग 45 मिनट्स का करवाते थे, ये इसका इंटरव्यू होते-होते 1 घंटा हो गया और पता भी नहीं चला कि 1 घंटा निकल गया। क्योंकि शी वाज़ सो गुड आंसर करने के अंदर में। सारे एस्पेक्ट जितने भी सीआईक्यू थे ना भूलती थी, और धीरे-धीरे सबको वो मतलब आंसर करती जा रही थी। जब कंप्लीट हुआ इंटरव्यू तो ऑब्वियसली मैंने, जब वो चली गई, उसको जाने के लिए बोला ओके ये इंटरव्यू इज़ ओवर, और फिर मैंने बोला कि सर अभी आप लोग अपने-अपने मार्क्स बताइए, कितने कैसा कैसा इसने किया, परफॉर्मेंस कैसा रहा। बिलीव यू मी, उसके अंदर में एवरीवन हैज़ गिवन उसको 140 150 मार्क्स दिए थे, 225। वाह! द परफेक्ट जनरली हम लोग कैंडिडेट। 90 देने में हिचकते हैं, 90 नहीं दे पाते। 90 देने में भी बड़ी हालत खराब हो जाती है, जो मानते हैं पॉसिबल। हम लोगों ने 150 156 तक उसको हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, एंड दैट गर्ल वाज़ टू गुड एक्चुअली। मेरे ख्याल से उसका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, बट वो डेफिनिटली अगर अभी कहीं ऑफिसर होगी तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि वो उसने, शी वाज़ अ वेरी आइडियल कैंडिडेट। ग्रेट। और अमेजिंग एक सर। आपको एक अजब वाला, एक थोड़ा अलग इंटरव्यू और मैं आपको सर, सुनाता हूँ एक कहानी और। एक ये जब ये गर्ल्स की मतलब 1992 में तो आ गया था, तो एक बार एक गर्ल आई मेरे साथ में, मेरे सामने इंटरव्यू के लिए।
तो आपको मालूम होगा कई बार जैसे हमारा जीटीओ खत्म होता है, तो जीटीओ खत्म होते ही आधा पौना घंटा उसको गैप देके बुला लिया जाता है। क्योंकि इंटरव्यू मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो इस केस में भी यही हुआ। उस गर्ल को 45 मिनट्स का टाइम दिया और बोला कि नहीं-नहीं आप सीधे इंटरव्यू में अभी चले जाओ। जीटीए ग्राउंड से ही उसको बोला। तो वो उसी ड्रेस में अपनी व्हाइट ड्रेस में जो पहनी हुई थी, व्हाइट टी-शर्ट में पहनी थी, उसी के अंदर में वो आई। ऑब्वियसली उसको चेंज करने का टाइम नहीं मिला। हो सकता है उसे सोच रखा था मैं अच्छा चेंज करके आऊँगी, अपना इंप्रेशन मेरा अच्छा बनेगा, बट अनफॉर्च्यूनेटली उसके ऐसा नहीं हो पाया और वो लड़की एंटर करी, तो उसके अंदर में डेफ़िनेटली उसने काफ़ी शायद ज़मीन पे गिरी-विरी हो गई, तो मट्टी-वट्टी के थोड़े से दाग नज़र आ रहे थे टी-शर्ट पे एंड उसके शॉर्ट-वॉर्ट जो भी पहनी थी, उसपे भी नज़र आ रहे थे। तो अंदर आके जब बैठी गुड मॉर्निंग करने के बाद में, तो आई जस्ट हैपेंड टू ओह! यू कमिंग फ्रॉम द इंटरव्यू सॉरी जीटीओ? तो बोली, "येस सर, आई एम कमिंग फ्रॉम द जीटीओ।" माय नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, "हाउ वाज़ इट?" और मेरा ये पूछना था कि उसके आँसू बहने शुरू हो गए। शी स्टार्टेड क्राइंग पूरी तरह से सर माय इंटरव्यू माय जीटीओ वाज प्रीटी बैड माय ये वो करके मैंने कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम दैट इज वन ऑफ द थिंग आप पानी पियो ये हैव कम फॉर द डिफरेंट थिंग नहीं सर माय जीटीओ आल्सो गॉट एंग्री विद मी उन्होंने मेरे को डांट भी दिया वो खूब रो रही है एंड दैट वाज अ वेरी वेरी पिक्युलर सिचुएशन अब उसको क्या करें उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है दैट इज ओवर वो खत्म हो गया अभी अच्छा करो जब फाइनली उसका रोना नहीं रुका तो फिर मुझे अपना वॉइस को थोड़ा रेज़ करना पड़ा और मैंने एक थोड़ा-सा एक कड़क आवाज़ में पूछा कि व्हाटएवर हर नेम लेट्स से संगीता। मैंने कहा संगीता फॉर व्हाट रीज़न यू हैव कम हियर? तो जैसे ही मैंने ऐसा थोड़ा ज़ोर से बोला तो वो फिर वो थोड़ी-सी एकदम से रुक गई, उसका रोना रुक गया। मैंने कहा हैवंट यू कम हियर टू बिकम एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? यस सर। देन क्विकली शी एक्चुअली क्लियर अपना यस सर एंड देन गिव अ बिग स्माइल यस सर आई हैव कम टू बिकम एन ऑफिसर। मैंने कहा देन बिहेव लाइक एन ऑफिसर। So that Great. was another very funny kind of incident which happened and मेरे दिमाग में आज भी है वो। एकदम से उसकी मतलब उसका रोना-वोना बंद, आँखें उसने आँसू पोंछ लिए और फिर मुस्कुरा के बैठ गई कड़क होके। मैंने कहा नाउ यू आर ओके। ये एक बड़ा अच्छा हुआ था मेरे साथ में। अमेजिंग सर। सर एक लास्ट एस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस पे आते हैं सर बिकॉज़ काफ़ी मिथ्स है इसके अगेंस्ट कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली जो प्री हाँ, क्या बोलते हैं जब कैंडिडेट को बुलाने से पहले हाँ, तो अब उसमें अंदर कुछ भी हो सकता है। गणेश बाबू सर ने मुझे बताया एक बार कि चाय ब्रेक भी हो सकती है, समोसा ब्रेक भी हो सकता है। मतलब क्या कैंडिडेट को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस बिफोर अ कैंडिडेट इज़ ब्रॉट इन सर? हाँ। नहीं, ये जनरली आजकल तो ऐसा चाय तो जनरली बीच में हो सकती है बट जनरली नहीं होती। वो हम जब पूरा कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो उसी के बाद में चाय-पानी करते हैं। हुँ, बट हो भी सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती बट मेन चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि आपको मालूम होगा कि हमने पहली बार मतलब जब बैठे हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर में तो तीनों अपने मार्क्स पहली बार बताते हैं। उसके पहले हम डिस्कस नहीं करते कैंडिडेट को अपने आपस में कि भाई तुमने जीटीओ ने कितना दिया, साइकोलॉजिस्ट ने कितना दिया, आईओ ने कितना दिया। वी डोंट डिस्कस। तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब हम अपनी उस कैंडिडेट की प्रोफाइल वहाँ पढ़ते हैं और मार्क्स बताते हैं तो इंडिविजुअली दैट हैपेंस इन कॉन्फ्रेंस ओनली। तो कई बार ये होता है कि कैंडिडेट बिल्कुल बॉर्डर लाइनर पर है। वन ऑफ द फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट ने उसको बॉर्डर लाइन पे रखा है, बाकी 2 ने क्लियर किया हुआ है और वो बॉर्डर लाइन पे है। अभी हम 2 लोग ने अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं आईई और जीटीओ ने और उसने नहीं दिए हुए। अब इसके ऊपर में हमारा डिस्कशन चलता है आपस में तीनों के बीच में कि भाई तुमने अच्छे मार्क्स क्यों दिए और तुमने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं दिए? कहाँ पे तुमने रोक लिया? तो ऑब्वियसली वन ऑफ द 15 ओएलक्यूज़ के अंदर में कोई ना कोई ओएलक्यू के अंदर में साइकोलॉजिस्ट को कुछ प्रॉब्लम नज़र आई होगी। तो उस ओएलक्यू को उसने बोला कि सर मुझे इसमें लग रहा है कि इसके फॉर एग्जांपल इसकी अडैप्टेबिलिटी मुझे थोड़ी-सी गड़बड़ लग रही है। जीटीयू बोलता नहीं है, वो तो ग्रुप के अंदर में ही वाज़ वेरी अडैप्टेबल वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मिल-जुल कर रहा था। मैं भी बोल रहा हूँ एज़ अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं, मैंने देखा उसने स्कूल में कई चीज़ें ऐसी करी हैं जो ग्रुप में एक्टिविटी करी हुई है। तो ही सीम्स टू बी अडैप्टेबल मुझे तो नहीं लगता कि अडैप्टेबल नहीं है। तो जब हमारे में तीनों में एक कंसेंसस नहीं उभरा, आईओ, जीटीओ, साइकोलॉजी में, तो हम लोग डिसीज़न ये लेते हैं कि लेट्स सी द कैंडिडेट।
तो ये जब डिस्कशन जो हो रहा होता है, कई बार ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाता है। तो अब वो कैंडिडेट बाहर बैठा हुआ है, वो उसको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि शायद मैं एक बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट हूँ। अब मुझे जाना है और अपने आप को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करना है। उसके बाद में जब कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो जो पर्टिकुलर क्वालिटी पे जिस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था साइकोलॉजिस्ट ने, उस क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और आजकल ये भी है कि इट इज़ नॉट द सेम इंटरव्यूइंग ऑफिसर जिसने इंटरव्यू लिया होता है, वो नहीं पूछता बल्कि दूसरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है। जो वहाँ पे 4 में से और भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हैं, वो क्वेश्चन पूछता है। उस क्वालिटी को रिलेटेड। अब हाउ द कैंडिडेट आंसर और वो कितना कॉन्फिडेंटली और कितना कन्विंसिंगली वो आंसर करता है, अगर वो आंसर बिल्कुल कन्विंसिंगली और कॉन्फिडेंटली कर लेता है और उसके निकलने के बाद में जब हम लोग फिर पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट से, नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन? साइकोलॉजिस्ट से कि नहीं यार आई थिंक दैट दिस कन्फ्यूजन इज़ क्लियर, ही सीम्स टू बी ओके कैंडिडेट, आई एम रेडी टू कम अप। तो मोमेंट ही सेज आई एम रेडी टू कम अप, उसको फिर कॉन्फिडेंस मार्क्स इस तरह से दिए जाते हैं। इनिशियल मार्क हम चेंज नहीं करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट ने दे दिए हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस मार्क्स में उसको ज्यादा मार्क्स दे देंगे जिससे वो क्लियरेबल कैंडिडेट की कैटेगरी में आ जाए। तो जो टाइम लगता है बेसिकली वो कैंडिडेट पर डिस्कशन हो रहा होता है, जो बॉर्डर लाइनर होता है। Great. Thank you so much, sir, for coming on a small platform. आपसे मिलके, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा and I'm really looking forward to our next video with you. It's somewhere in future. Thank you so much, sir. And sir, जाने से पहले मुझे आपसे बस ये पूछना है कि many candidates are there जो conference out हो जाते हैं या screen out हो जाते हैं, merit out, medical में out हो जाते हैं. So, what's your message to that guy या person कि how to go about it? मेडिकल आउट वाले जो हैं वो तो ऑब्वियसली उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते। टेम्परेरी मेडिकल आउट है जो टीआर जिनको मिला है, टेम्परेरी रिजेक्शन, ऑब्वियसली उनको 45 डेज का टाइम मिला होता है, तो उस 45 डेज के अंदर में वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और अपील बोर्ड के अंदर में, मेडिकल बोर्ड में अपील करें और आपका सिलेक्शन अगर ठीक हो गया है तो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कमिंग टू जो स्क्रीन आउट हो गए हैं एंड कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप में मतलब जोश है कि आपको डिफेंस ही ज्वाइन करना है, वो एक तो आपके दिल में आग जलनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप में अगर जज्बा है कि नहीं मुझे डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है, भले मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ या स्क्रीन आउट हो गया हूँ, मैं दोबारा आऊंगा। अगर उसके दिमाग दिल में ये आग जल रही है, तो फिर उसके बाद में आने के बाद में प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करें। अपने आप से झूठ ना बोलें। ये कोई अगर आंसर बोलता है कि सर मुझे नहीं मालूम क्या हो गया था, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, पता नहीं सर क्या हो गया। ये अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है और अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। तुमको अपने आप से झूठ नहीं बोलना, प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करो कि भाई मेरा मैंने कहाँ गलती कर दी, वेदर वो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में कर दी या इंटरव्यू ऑफिसर के क्वेश्चन में कर दी या फिर मैंने जीटीओ में कर दी। डेफिनेटली उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ, यहाँ-यहाँ मैंने गलती करी है। और अभी सेकंड वाला जब उसको जाना है, सेकंड एसएसबी के लिए, तो उसके अंदर में वो गलतियों को सुधार कर, इम्प्रूवमेंट करके वो जाए। और जैसे हम देख ही रहे हैं कि लोग पहली बार में नहीं हुए, दूसरी में नहीं हुए, तीसरे में, चौथे, 5वें में सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं अपना केस का खुद बारे में बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम में बैंगलोर गया था और मैं 1983 के अंदर में, तो उस ज़माने में तो ऑफ कोर्स कोई ऐसे इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, तो हमने कोई कोचिंग नहीं करी थी, फ्रेशर चला गया था, कभी देखा भी नहीं था। घर में कोई फौजी भी नहीं रहा था, आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन हू जॉइन। ऑब्वियसली फर्स्ट के अंदर में गया, कर-कुरा के आया और बस नहीं सेलेक्ट हुआ। फिर इंट्रोस्पेक्शन किया, थोड़ा ठीक लगा कि अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। सेकंड कॉल मेरा इलाहाबाद का आया, जो सो कॉल्ड रिजेक्शन सेंटर दैट टाइम में माना जाता था। सर, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा किया है। फर्स्ट वाले में तो मैं शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इसमें इसमें मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, बट फिर अगेन नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर आके मैंने मेहनत करी और तीसरी बार जब गया, तो तीसरी बार में आई डिड वेरी वेल और मेरा एआईआर 59 आया था टोटल उस टाइम पर। तो अब अपने आप को जानना आपको ज़रूरी है, यू शुड नो योरसेल्फ। अपने इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को जानें, आप कहाँ गलती करते हैं और वो गलती को सुधार के जाएँ, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप बिल्कुल जी-जान से जाना चाहते हैं कि मुझे फ़ौज में ही जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो ग्रेट। इफ एंड बट वाला काम बिल्कुल ना करें कि नहीं, नहीं सर मैं इसमें भी जाऊँगा, उसमें भी जाऊँगा। बैकअप होना चाहिए,
बट लेकिन मेन एम अगर आपका ये जाने का है तो वो बिल्कुल उसी को प्राइमरी एम रखें और उस पे मेहनत करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, डेफिनिटली आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं रोक सकता अगर आपके दिल के अंदर में ये आग चल रही Great. From hardcore repeater to becoming an interviewing officer and then a trainer for interviewing officer. Hats off to you, sir. Thank you so much for coming on our channel. And guys, Captain Satish sir is a interviewing officer faculty at Force Academy. They are starting their SSB course on 10th September. It's a very good course. Sari faculty hai, very cost friendly. Do check it out. The link is in description. Also, they are starting a week-long camp from 25th September. So do check that out as well. Link, number, सब कुछ description में है. Thank you so much, sir. Really looking forward to our future collaborations with you. है। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच लगा आपसे युवराज, मिलके. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। जय Thank you, हिंद। sir. Jai Hind, sir.